नमस्कार इंडियन। कैसे हो बच्चों? सब ठीक हो? ऑनलाइन क्लासेस का मज़ा ले रहे हैं? ठीक है। तो आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही होंगी। क्या दिक्कतें? बच्चे बोल रहे हैं कि सर फ़ोटो नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रही है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सेंट्रल स्कूल ने कुछ आपके लिए वेबसाइट पर ई वीडियो भी शेयर किए हैं आपके स्कूल टीचर द्वारा, आपके सब्जेक्ट टीचर द्वारा, कि ताकि उनको देख कर भी इन टॉपिकों को क्लियर कर सकते हैं। स्कूल में आने से पहले आप सभी समस्याओं का समाधान कर लीजिए। ठीक है। तो आज के लिए आपके टॉपिक लेके आए हैं इंडो चाइना राष्ट्रवादी आंदोलन। चैप्टर 2 हिस्ट्री का लेके आए हैं इंडो चाइना राष्ट्रवादी आंदोलन। इससे पहले हमने भारत में राष्ट्रवाद आपको दे चुके हैं और यूरोप में भी राष्ट्रवाद की चर्चा कर चुके हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 3 हमने बता दिए हैं। चैप्टर 2 आज लेके आए हैं इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो शुरुआत करते हैं इनकी इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन क्या है। सबसे पहले चलते हैं राष्ट्रवादी आंदोलन ये क्या होता है। तो चलते हैं, ये इंडो चाइना है कहाँ। भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार, जिसे बर्मा कहते हैं, पुराना देश। अब बर्मा के सटे देश है जो 3 देशों का समूह है, जिसे कहते हैं इंडो चाइना। हिंद चीन, हिंद चीन राष्ट्रवादी आंदोलन। ये राष्ट्रवाद क्या है तो चैप्टर 1 में भी और चैप्टर 3 में दोनों में बताया, चैप्टर 2 में भी बताते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या सांस्कृतिक क्षेत्र पर रहने वाले लोगों के बीच में व्याप्त एक भावना है। राष्ट्रवाद क्या है? एक भावना है जिसे हमें देश के प्रति जोड़े रखता है और परस्पर प्रेम और एकता को बनाए रखता है। मतलब देश में प्रेम और एकता को बनाने का काम करता है राष्ट्रवाद। तो ये एक आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का काम करता है। ये आधुनिक विश्व में भी राजनीतिक पुनर्जागरण का काम करता है, उसे कहते हैं राष्ट्रवाद। जिस देश में रहते हैं उस देश की राष्ट्रवाद हर व्यक्ति में होनी चाहिए, राष्ट्रीयता। अगर उस देश में रहते हैं, उस देश के गान नहीं करते, उस देश के लिए आप सोचते नहीं, अपने बारे में सोचते, अगर अपने बारे में ही सोचते रहे तो उस देश का विकास नहीं हो सकता। जब तक से आपका देश का विकास नहीं होता तब तक से आपका विकास नहीं हो सकता है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें प्रेम और एकता का पूरे राजनीतिक प्रवेश में पुनर्जागरण का परिणाम होता है। ठीक है। तो ये इंडो चाइना जो है राष्ट्रवादी आंदोलन इंडो चाइना में क्यों है? भारत में राष्ट्रवाद के अंग्रेजों को भगा के भारत में गणतंत्र लाया गया। राष्ट्रवाद के बाद, राष्ट्रवाद की भावना आने के बाद लोगों को, अंग्रेजों को भगाना पड़ा और भारत में राष्ट्रवाद की स्थापना हुई। ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा कि यूरोप में भी राष्ट्रवाद आया। यूरोप में भी बहुत से क्रांतिकारी लोगों ने सत्ता में परिवर्तन किया और राष्ट्रवाद भावना को एकत्र करके गणतंत्र की स्थापना की। अब यहाँ पे पढ़ना इंडो चाइना में राष्ट्रवाद। इंडो चाइना क्या है? तो यहाँ पे 3 देशों का समूह है। कौन कौन 3 देश है? तो ध्यान से सुनिएगा। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये 3 देश है जिनका क्षेत्रफल है 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर। मतलब अर्थात राउंड फिगर में कहेंगे तो 3 लाख वर्ग किलोमीटर इनका क्षेत्रफल है। और पढ़ते समय अपने बुक को साथ में रखिएगा, क्योंकि बुक में इसे देख कर पढ़ने में आसान रहेगा। तो कैमरा बैक नहीं हो रहा है, इसलिए आप चित्र में देखेंगे ये 3 देशों का जो समूह है। देखिए, ध्यान से सुनिए। तो ऊपर है लाओस और नीचे है कंबोडिया, इस साइड है वियतनाम। मात्र एक नदी है जिसका नाम है मेकोंग नदी। मेकोंग नदी, ठीक है, जो डेल्टा बनाती है, मेकोंग डेल्टा यहाँ पर बनाती है। ये 3 देशों का समूह है। लाओस की राजधानी हनोई है, कंबोडिया की राजधानी नामपेन है और वियतनाम की राजधानी होनची मिन सिटी, जो होनसी व्यक्ति है इन्हीं के नाम पे ही है। ठीक है। यहाँ पे वियतियान, जो लाओस के यहाँ पे राजधानी दिखाया गया है, यहाँ पे हनोई बाद में होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जिसे कहते हैं थाईलैंड, इसके पड़ोसी जो थाईलैंड है, जिसे हम लोग पुराना नाम है श्याम देश। ये 3 देशों का समूह जो मैप में अभी देखेंगे अपने बुक में, तो वहाँ से क्लियर समझ आएगा। ठीक है। एक मात्र नदी का नाम है मेकोंग नदी। तो अब चलते हैं, वियतनाम जो है 3 देशों का समूह है। वियतनाम में तोंगकिंग और अन्नाम, ये जो देश है, वियतनाम जो देश है उसमें 2 जगह है, तोंगकिंग और अन्नाम। जैसे भारत देश है, इसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ये राज्य। उसी तरह वियतनाम में 2 जगह है, राज्य कह सकते हो, देश कह सकते हो, गाँव कह सकते हो। तो तोंगकिंग और अन्नाम ये 2 जगह है जहाँ पे चीन का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? चीन देश का। और जो वियतनाम के तोंगकिंग अन्नाम में किसका प्रभाव था? चीन का। बाकी लाओस और कंबोडिया पे किसका प्रभाव था? भारत की संस्कृति का। लाओस कंबोडिया पे किसकी संस्कृति परिणत की? भारत की संस्कृति। अभी भी रामायण महाभारत वहाँ पे चलते रहते हैं। तो बौद्ध धर्म तथा कम्युनिस्ट धर्म का प्रभाव चीन का था। बौद्ध धर्म और कम्युनिस्ट धर्म क्या? तो भगवान बुद्ध की जो धर्म है, जो जिसे कहते हैं बौद्ध धर्म,
जो चीन में सबसे ज़्यादा फैला हुआ था, और एक है कन्फ्यूशियन धर्म, ठीक है, कन्फ्यूशियन धर्म, थोड़ा सा कन्फ्यूज भी है, ये भी चीन में ही है, और ये भी प्रभाव तुंगिंग और अन्नाम, वियतनाम के जो दो जगह है तुंगिंग अन्नाम में इसका प्रभाव था। अब आते हैं 4वीं शताब्दी में कम्प्रूज के राजा के द्वारा स्थापना की गई। 4वीं शताब्दी में कम्प्रूज राजा द्वारा एक की स्थापना की, वो क्या है, भारत में भी 22वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा अंकोर वाट मंदिर, जो एशिया का सबसे बड़ा मंदिर उस वक्त माना गया था, तो इसकी स्थापना की गई थी राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा। ये कहाँ पे स्थापित है, कंबोडिया में। कंबोडिया में क्या है, 22वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा अंकोर वाट मंदिर। फिर 1498 में वास्को डी गामा भारत जब आया था, तो बहुत से विदेशी भारत में आना शुरू करते, पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज। इसी तरह इंडो चाइना में बहुत से विदेशी जाकर बसना शुरू किए, व्यापार करना शुरू किए। तो कौन कौन देश इंडो चाइना में जाकर शुरुआत में गए, तो सबसे पहले गए पुर्तगाली, स्पेन, डच, इंग्लैंड और उसके बाद फ्रांस। इतने देश वहाँ पर व्यापार करने के लिए गए थे, और कुछ लोग युद्ध करने गए। जैसे फ्रांस की के बाद वहाँ पे अमेरिका भी युद्ध में गया था, तो उसकी क्या भूमिका है आगे पॉइंट में पढ़ते हैं। और बीच में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कम्प्रूज राज्य की स्थापना की कब की गई, तो 4वीं शताब्दी में अभी बताया है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थापित है, किसके द्वारा बनाया गया है, तो कंबोडिया बनाया गया, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो बच्चों से हमेशा पूछे जाते हैं। इसके बाद 1783 में तोंकिंग ने फ्रांस की सेना प्रवेश की। तोंकिंग जो जगह है वहाँ पे फ्रांस की सेना प्रवेश की, क्योंकि वहाँ पर प्रभुत्व था चीन का। अब चीन से आधिपत्य करना चाहते थे फ्रांस, मतलब उसको हटाकर, चीन को हटाकर फ्रांस आना चाहती थी। 19वीं शताब्दी में ये शताब्दी तक चलती गई। ये प्रथा 1789 से लेकर 19वीं शताब्दी तक बढ़ती रही। 1864 में कोचिंग पर चीन का प्रभाव, 1863 में कंबोडिया, 1884 में अन्नाम और 1904 में लाओस, इन देशों की धीरे धीरे आज़ादी होने लगी। 1931 में वियतनाम में विश्व का तीसरा बड़ा चावल उत्पादक निर्यातक देश बना। 1931 में वियतनाम विश्व का तीसरा निर्यातक देश बना। पहला दूसरा कौन है, चीन और भारत, तीसरा है वियतनाम। चीन और भारत के बाद सबसे अधिक चावल उत्पादन वियतनाम में होता है। अब आते हैं यहाँ पे एक तरफा अनुबंधन। ये क्या है, यहाँ पे बड़े बड़े बागान में जो चावल के बागान हैं और अफीम के बागान है, रबड़ के बागान है। वियतनाम में रबड़ भी ज़्यादा होता है, रबड़ की खेती की जाती है और रबड़ का रोड बनाया जाता है जिससे दुर्घटनाएं कम होती हैं। तो वहाँ पर एक तरफा अनुबंधन था, मजदूरों को उन बागानों में आके काम करने की अनुमति तो थी, लेकिन जाने की अनुमति नहीं थी। वो जाता हुआ पकड़ा गया तो उन्हें गोली मार देने का आदेश था। इसके बाद है कोलेन। कोलेन किसे कहते हैं, वियतनाम में इंडो चाइना में आके बसने वाले फ्रांसीसियों को वहाँ पे कोलेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलेन। किसको, फ्रांसीसियों को, जो वियतनाम में आकर बस गए। इसके बाद 1903 ईस्वी में फ्रान बुई चाउ ने एक पार्टी की गठन की जिसका कहते हैं तुई तान होई नामक ये क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसके नेता थे कुआंग डी। थोड़ा चाइनीज नाम है, याद करना पड़ेगा। अभी हमने महत्वपूर्ण तथ्यों के जिक्र करे, उसके बाद चलेंगे विषय वस्तु पर कि ये इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। अभी हमने इसके सारे महत्वपूर्ण पॉइंटों को एक साथ इकट्ठा कर लिया, उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद फान बुई चाउ ने एक पुस्तक लिखी, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, मतलब वियतनाम की कैसे लॉस होते गई, उसको पुस्तक को लिखा फान बुई चाउ। इसके बाद वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की गई क्वान फुई ने। क्वान फुई ने क्या किया, वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन, मतलब वियतनाम को मुक्त कराना था फ्रांसीसियों से, तो इसकी स्थापना की गई क्वान फुई होई द्वारा। इसके बाद 1914 में वियतनाम राष्ट्रवादी दल संगठन की स्थापना की गई। 1914 में वियतनाम राष्ट्रवादी दल संगठन की स्थापना की गई। 1990 में चीनी बहिष्कार आंदोलन का जनता ने किया, चीनी सम्मति का जनता ने बहिष्कार किया 1919 में। 1970 में न्यूगेन आई कोन ची मी साम्यवादी का गुट बनाया गया। 1925 में वियतनामी क्रांति दल का गठन किया गया। 1925 में क्या किया, वियतनामी क्रांति दल का गठन। ये सारे पॉइंटों को पहले इसलिए बता रहे हैं कि जब विषय वस्तु को पढ़ाएंगे उस वक्त आपके जहन में होगा ये कि ये क्रांति
दल किसने गठन किया, कब गठन किया, और उसके बाद में कहानी आपको शुरू किया जाएगा। इसके बाद जून गुयन आई ने अन्नामी दल की स्थापना की। 1930 में वियतनाम ने कांग चांग देन अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। कांग चांग देन 1930 में स्थापना की गई। इसके बाद चलते हैं हो ची मिन्ह, इनके नाम पे एक सिटी भी है हो ची मिन्ह सिटी, जिसे वियतनाम के स्वतंत्रता लीग की स्थापना की, मतलब स्वतंत्रता के लिए इसमें लीग की स्थापना की गई। 1950 से 1976 तक वियतनाम गणराज्य की स्थापना की गई। 6 मार्च 1946 में हनोई में समझौता हुआ फ्रांस और वियतनाम के बीच, हनोई समझौता। हो ची मिन्ह ने गुरिल्ला आंदोलन और वियतनाम में शुरू किया, जिसमें भूल भुलैया मार्ग की तरह गुरिल्ला आंदोलन करते रहे। ये भूल भुलैया मार्ग क्या है उसकी भी चर्चा करेंगे। इसके बाद है होहा होहा आंदोलन। होहा होहा आंदोलन बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकाली एक आंदोलन है, होहा होहा आंदोलन, जिसके नेता थे हुइन फू सो। हुइन फू सो 1939 में ये हुआ आंदोलन चला गया। 1939 में ये आंदोलन चला गया। इस आंदोलन का नाम है होहा होहा आंदोलन। इसके नेता कौन है, हुई फू सो, बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी। इसके बाद 1954 में जिनेवा में एक समझौता हुआ, वियतनाम के 2 गुटों में बट गया, जिसमें वियतनाम बट गया लाओस और कंबोडिया। वियतनाम का हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चल के लाओस, कंबोडिया और दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिसमें बहुत से मार्ग थे और अंग्रेज जो थे, फ्रांसीसी थे, अमेरिकन थे, तो इन रास्तों को नहीं जानते थे, इनको ध्वस्त भी करते थे। तो इसका रिपेयर करके वियतनामी लोग युद्ध में चालबाजी से उनको परास्त कर देते थे। इसके बाद है एजेंट ऑरेंज, जिसे नापाम। इसके बाद है एजेंट ऑरेंज एक जहरीला बम है जो रासायनिक जहर के रूप में रासायनिक जहर है, जिसकी चर्चा करेंगे। इसका उपयोग कैसे हुआ, कहाँ किया गया, किसके द्वारा किया गया। इसके बाद है नापाम एक अग्निवर्मा बम, जिसे गैसोलीन का मिश्रण है, जिसका उपयोग किया गया। तो ये कुल टोटल आपको 20-25 पॉइंट है जिनकी चर्चा हमने किया पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 भाग में हम बताएंगे इसको एक एक डिटेल करके कि तो इंडो चाइना में कहानी है वो कहानी क्या है, प्लेग रोग कैसे फैला है, हनोई में कौन कौन से, पेरिस शांति समझौता कब हुआ, ठीक है। तो पूरी कहानी को पार्ट 2 में पढ़े देखिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, नमस्कार।